इंडोनेशिया के दो द्वीपों के बीच एक प्राचीन रेखा है, एंशंट लाइन है, जो वास्तविक रूप से मौजूद है भी और नहीं भी। आप इस लाइन या रेखा को देख नहीं सकते, लेकिन ये वहां पर जरूर मौजूद है और कुदरत की खींची हुई है। अगर आप बाली के तट पर खड़े होते हैं और लोम्बोक के समंदर किनारे के पूर्व की तरफ देखते हैं, तो अब आपकी नजरें इसी कुदरती लकीर या लाइन के संकरे से केंद्र पर घूम रही होगी। लेकिन ये लाइन आंखों से देखने पर नजर नहीं आती। पानी का ये 32 किलोमीटर का हिस्सा जो दिखने में बहुत साधारण लगता है, यहीं पर यह अदृश्य बाधा या ना दिखने वाली रेखा खींची हुई है। ये लाइन मलाक्का स्ट्रेट्स यानी मलय द्वीप समूह के बीचों बीच से अपना रास्ता बुनती है, जहाँ पर बहुत से टापू और द्वीपों का एक समूह मौजूद है। अब यहाँ नजर डालिए, इस कुदरती रेखा के पश्चिम की तरफ यानी एशिया के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं, उनमें गेंडे, हाथी, बाघ और लकड़हारे जैसे जीव शामिल है। लेकिन जब आप एशिया से ये कुदरती लाइन को पार करो, तो वैसे ही चीजें अचानक बदल जाती है। एशिया में पाई जाने वाली जानवरों की वही प्रजातियां आपको इस रेखा के पूर्व दिशा में देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि पूर्व दिशा में तो जानवरों की नस्लें या प्रजातियां एशिया से बिल्कुल ही अलग है। पूर्व के इन जानवरों में मार्सुपियल्स, कोमोडो ड्रैगन यानी गोह, कोकेटो और मधुखाने जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसी लाइन को आज के वैज्ञानिक बायोजियोग्राफिक बाउंड्री या बायोग्राफिकल सीमा कहते हैं, दो अलग अलग हिस्सों का मिलन बिंदु जो बेहद अलग है। और ये विशेष रेखा, जिसे वालेस रेखा कहा जाता है, शायद सबसे तेज और सबसे प्रतिष्ठित रेखा है। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य रेखा या ना दिखने वाली लकीर कैसे वजूद में आई, कैसे बनी, और ये लाइन इतनी सारी जानवरों की प्रजातियों को अलग अलग इलाकों के आकार में कैसे बांटती है। हमने कैसे पता लगाया कि ये ना दिखने वाली लाइन यहाँ पर मौजूद है, और ये वास्तविक और काल्पनिक किस तरह से हो सकती है। इस वालेस लाइन को पहली बार साल 1859 में वालेस नाम के शख्स द्वारा खोजा गया था। अल्फ्रेड रसेल वालेस ये एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी है। मलाक्का स्ट्रेट यानी मलय द्वीप समूह के आसपास अपनी 8 साल की यात्रा के दौरान जब वो मलेरिया की बीमारी से पीड़ित हुए थे, तभी अदृश्य लाइन का कॉन्सेप्ट उनको ख्वाब में आया था, जब तेज बुखार होने की वजह से वो सोए हुए थे। 8 साल की इस यात्रा में इनके पास जो सबसे अच्छा विचार था, वो यही वालेस रेखा के मौजूद होने का विचार था। उनके इस विचार ने उनको बायोजियोग्राफी या जीव भूगोल के पिता के रूप में पेश कर दिया। जीवित चीजों के वितरण का अध्ययन। वालेस अपनी यात्रा में लगभग पूरे मलय द्वीप समूह में घूमते रहे थे। उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त जितनी हो सके उतनी प्रजातियों को देखने और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में ही बिताया था। लेकिन जब वालेस बाली से लोम्बोक की तरफ पूर्व दिशा की ओर बढ़े, तो उन्होंने पहली बार कुछ पेचीदा चीजें नोटिस की। भले ही बाली और लोम्बोक ये दो टापू बस एक छोटी सी खाड़ी से ही एक दूसरे से अलग थे, लेकिन यहाँ पर बसने वाले जानवरों की जिंदगी कुछ अलग थी। और ये बात अचानक उनके सामने आई थी और एकदम साफ साफ थी। वालेस ने इंग्लैंड और जापान की तुलना में यहाँ के जानवरों के जीवन में पाए जाने वाले अंतर को देखा, तो ये चीज उन्हें बहुत ही अजीब और आकर्षक लगी। शुरुआत में यहाँ के पक्षियों ने उनका ध्यान खींचा। पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो जावा और बाली टापुओं पर मौजूद थी, जैसे पीले सर वाले बुनकर, कोपर स्मिथ और जावानिस यानी 3 पंजे वाला लकड़हारा, ये वाली प्रजातियां रेखा के दूसरी तरफ लोम्बोक टापुओं में बिल्कुल भी नहीं थी। ये जानकर वो बहुत हैरान हो गए। फिर कुछ ही वक्त में उन्होंने ये बात भी नोटिस की कि यहाँ के चौपाई जानवर, स्तनधारी प्रजातियां, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी रेखा के पश्चिम तरफ वाले इलाके से बिल्कुल अलग है। यानी वालेस रेखा के पूर्व और पश्चिम में बसने वाले जानवर एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग किस्म के हैं। मानो जैसे कोई अदृश्य बाधा या ना दिखने वाली कोई आड़ दो अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से काट रही हो। लेकिन क्यों और कैसे? उन्होंने यानी वालेस ने जो जैव भौगोलिक रेखा या लाइन खींची, उस लाइन को आने वाले वर्षों में अन्य लोगों ने सुधारा। इसमें न सिर्फ यहाँ के टापुओं की निकटता को प्रतिबिंब किया गया था, बल्कि ये बातें भी बताई थी कि इस कुदरती लकीर के दोनों किनारे पर कुछ टापू ऐसे हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब है, फिर भी एक दूसरे से बहुत अलग है। वालेस ने ये महसूस किया कि यहाँ पर और भी बहुत से राज छुपे हुए हो सकते हैं, जैसे जियोलॉजी से जुड़े रहस्य।
वालेस ने इस बात को माना कि जियोलॉजी भूवैज्ञानिक का गुजरा हुआ दौर या अतीत आज के बायोलॉजिकल या जैविक विज्ञान को आकार देता है, और क्योंकि आज की जीवित प्रजातियों का अलग अलग इलाकों में बंटा हुआ होना ये आज आंशिक रूप से प्राचीन समय में होने वाली भूगर्भीय घटनाओं को दर्शाता है। सो उन्होंने जीव भूगोल या बायोजियोग्राफी को पृथ्वी के एंशंट या बहुत पुराने रहस्य खोलने वाले रास्ते की तरह देखा, जो अनजान रास्ता भी साबित हो सकता था। लेकिन उनकी अवधारणाओं को आज के दौर में स्वीकार करना आसान है। आज के दौर में हर जगह इस पर बात की जाती है, लेकिन वालेस के दौर में तो ये अभी भी काफी नए विचार थे, जिसका होना उस वक्त नामुमकिन था। सो अपने रिसर्च को लेकर उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि पश्चिमी द्वीप बहुत सालों पहले एशिया की सरजमीन से जुड़ा हुआ होगा, जबकि आज तो ये उथले समुद्र में घिरा हुआ है। इसकी वजह है हाल ही में समुद्र की सतह का ऊपर आ जाना। यही तो वजह है कि उस तरफ के बड़े जानवर जैसे बाघ, गेंडे और टेपियस उन टापुओं पर कैसे आ सकते थे। इन द्वीपों के बीच का पानी ऊपर आ गया और ये जानवर जू के तू अपने अपने टापुओं में बसे रह गए, क्योंकि पानी को क्रॉस करके दूसरे टापुओं की तरफ जाना वाकई इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। जावा और बोर्नियो आइलैंड के बारे में भी उनका यही मानना था। इन टापुओं में से कुछ तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अवशेष थे। वालेस ने अंदाजा लगाया था कि इस पूरे परिवर्तन के दौरान टापुओं के बीच पानी की तेज धाराओं के बहाव ने और पानी की गहराई ने ही इन जानवरों की प्रजातियों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने से रोका होगा। और आज भी महाद्वीपों के बीच समंदर का पानी कई प्रजातियों को अपनी जगह या इलाके पार करने से रोक रहा है, जबकि आज तो पानी का लेवल काफी ऊंचा आ चुका है और महाद्वीप एक दूसरे के पड़ोसी समूहों में भी बंट चुके हैं। यहाँ तक कि कई उड़ने वाले पक्षी और कीड़े मकोड़े भी इस अदृश्य रेखा का पालन करते हैं। वो पक्षी जो खुले समुद्र के उन हिस्सों को पार करने की सलाहियत नहीं रखते, यानी वो जो लंबी उड़ान नहीं भर सकते। वालेस ने इस पहेली के कई टुकड़ों को उस वक्त जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो और दूसरे वैज्ञानिक इस पहेली की तस्वीर का आखिरी टुकड़ा नहीं खोज पा रहे थे, और वो आखिरी टुकड़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स। पृथ्वी की जो जमीनी सतह है वो एक ही जगह पर स्थिर या रुकी हुई नहीं है, बल्कि बेशक ये गतिशील है, यानी जमीन के ये हिस्से पानी पर मानो तैर रहे हैं। ये अलग अलग खंडों या प्लेटों से बना है और भूगर्भीय समय में ये जमीन के बड़े बड़े हिस्से चलते और टकराते थे। ये भी एक और अवधारणा है जो हमारे लिए मान लेना आसान है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी को वैज्ञानिकों द्वारा 1960 के दशक के अंत में ही खोजा गया था, यानी वालेस की मौत के 50 सालों बाद। आइए अब जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स हमारे ग्रह पृथ्वी को कई और तरह से कैसे आकार देता है। इसमें महाद्वीपों का बनाना और विकृत करना, द्वीप श्रृंखलाओं को ऊपर उठाना, पर्वतमाला और पहाड़ का बनना भी इसी प्लेट टेक्टोनिक्स का ही हिस्सा है। कई रिसर्च में मलय द्वीप समूह को या यहाँ के टापुओं को दुनिया का सबसे जटिल और अजीबोगरीब द्वीप समूह माना गया है। यहाँ के टापू या द्वीप पानी में तैरते और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। न सिर्फ यहाँ ज्वालामुखियों और लगातार हो रही भूकंपीय गतिविधियों के लिए ये जिम्मेदार है, बल्कि यहाँ के पशु जीवन के अजीबोगरीब विरोधाभासों के लिए भी यही जिम्मेदार है। यानी प्लेट टेक्टोनिक्स ही की वजह से यहाँ के जानवर अलग अलग किस्म के हैं। अब क्योंकि 1980 के दशक तक वैज्ञानिक पूरे विश्वास के साथ ये कहने में अक्षम थे कि यह दृश्य वालेस रेखा मुख्य रूप से प्लेट टेक्टोनिक्स का ही परिणाम है, लेकिन वालेस ने एकदम सटीक तरीके से सही ढंग से पहचान की थी कि गहरे अतीत में यानी बहुत पुराने समय में इस रेखा के दोनों तरफ जमीनी इलाके मौजूद थे, जिसे आज हम रेखा के पश्चिम में सुंडा और पूर्व में साहुल के पूरा महाद्वीपों के रूप में जानते हैं, जो आइस एज या हिमयुग के दौर में अस्तित्व में थे, जब पानी बर्फ के रूप में था और समंदर के पानी का लेवल बहुत कम हुआ करता था। यानी वालेस का अंदाजा सही था। आंशिक रूप से आज डूबे हुए दो महाद्वीप पहले बहुत दूर हुआ करते थे। रेखा के पूर्वी भाग के साहुल महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनी और अरू द्वीप शामिल थे। विज्ञान के हिसाब से ये महाद्वीप लगभग 20 या 25 मिलियन साल पहले पश्चिम एशियाई सुंडा महाद्वीप के शेल्फ तक जा पहुंचा था। ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के दक्षिण में एंटार्क्टिका से अलग होने के बाद लाखों वर्षों तक धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ते जाने का परिणाम था, जिससे पक्षियों, सरीसृपों और मार्सुपियल्स की अपनी अपनी प्रजातियां यहाँ पर आई।
इसलिए भले ही ये सारी प्रजातियां आज यहाँ पर पड़ोसी है, लेकिन फिर भी बहुत पहले ये अलग अलग तरह से विकसित हो रही थी। और उनके बीच में अदृश्य रेखा के ठीक पूर्व में प्लेट टेक्टोनिक्स के एक जटिल बल ने द्वीप समूह के एक इलाके में नए द्वीपों या टापुओं की एक नई श्रृंखला बनाई, जिसे अब वैलेसिया कहा जाता है। ये महासागरीय द्वीप उन महाद्वीपों से बहुत अलग है। कहा जाता है कि ये किसी बड़े जमीनी इलाके से कभी भी जुड़े हुए नहीं थे। ये पारिस्थितिकीय रिक्त स्लेट थे। किसी भी जीव द्वारा यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल काम है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई पक्ष की ज्यादातर प्रजातियां खत्म हो गई। वक्त के गुजरते इसी वालेस रेखा ने पूर्व की ओर बढ़ने वाली एशियाई प्रजातियों के लिए एक बाधा या आड़ के रूप में काम किया। उदाहरण के तौर पर कोमोडो ड्रैगन, एक विशाल मॉनिटर लिजर्ड यानी बड़ी सी गोह, जो आजकल पूर्वी इंडोनेशिया के कुछ टापुओं पर पाई जाती है। इस गोह के पहले फॉसिल्स यानी जीवाश्म पहली बार मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजी गई, जो विज्ञान के हिसाब से 30 लाख साल पुराने हैं। ये मॉनिटर लिजर्ड लगभग 10 साल पहले ही अपने घर वालेसिया यानी वर्तमान इंडोनेशिया के टापुओं तक पहुंची थी और आज भी लोम्बोक और बाली के बीच मजबूत धाराओं वाला ये गहरा पानी दोनों इलाकों की कई प्रजातियों के फैलाव को रोकता है और इसी से उनके विकास के इतिहास में अंतर और भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है। इसी प्लेट टेक्टोनिक्स ने द्वीपों के जंगल को 2 भागों में बांटते हुए इनके बीच बहुत सी विषमताएं पैदा की, जिसे वालेस ने पहली बार 1859 में नोटिस किया था और ये चीज आज भी बायोजियोग्राफर्स को आकर्षित करती है। वालेस की ना दिखने वाली अदृश्य रेखा या लाइन भौतिक अर्थ में वास्तविक नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि प्राचीन भूगर्भीय घटनाएं वक्त के गुजरते कितनी जोर से गूंज करती है और लाखों सालों बाद भी अपना असर डाल सकती है। कैसे पुराने वक्त में हुई ये घटनाएं अजीब और विपरीत तरीकों से जीवन की विविधता और वितरण को आकार देती है, यानी अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग जानवर कैसे पनपते हैं। दोस्तों, डार्विन के हिसाब से इस खोज का सारा श्रेय उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिसने ये पता लगाया कि जानवरों की ये प्रजातियां किस तरह से बनी, कैसे यहाँ पर आई। और वालेस को ही आज भी ये पता लगाने वालों में सबसे आगे रखा जाता है कि इन टापुओं के अंदर जानवरों की ये प्रजातियां कैसे आई। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कोई अदृश्य रेखा या ना दिखने वाली कुदरती लकीर नहीं, बल्कि हजारों लाखों सालों पहले होने वाली प्लेट टेक्टोनिक्स घटनाएं हैं, जिनकी वजह से ये टापू एक दूसरे से टकराए। लेकिन इनमें बसने वाली प्रजातियां गहरे पानी की वजह से एक टापू से दूसरे टापू तक नहीं जा पाई। इसीलिए टापू तो एक दूसरे के करीब है, लेकिन इनमें बसने वाली जानवरों की प्रजातियां एक दूसरे से बहुत अलग है। खैर दोस्तों, बताइए इस अदृश्य रेखा के बारे में आपका क्या कहना है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।